11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन में हमारी 6th यूनिट है टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन, यानी परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। इस यूनिट में हमारी 5 सब यूनिट्स रहेगी, जो है डिफाइन टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड एवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, measurements and evaluation in sports, calculation of BMI, waist hip ratio, skin fold measurement, 3 side, somatotypes, endomorphy, mesomorphy, ectomorphy, और measurements of health related fitness. Welcome to our channel Study Physical Education. तो इस यूनिट की पहली सब यूनिट से शुरू करते हैं, जो है डिफाइन टेस्ट, measurements and evaluation, यानी परीक्षण, मापन और मूल्यांकन की परिभाषा। इस वीडियो में हम टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को एक एक करके आसान भाषा में स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। पहले बात करते हैं टेस्ट की। इसे हिंदी में परीक्षण कहते हैं। टेस्ट का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनर, टेक्निक या प्रोसीजर जिसको अप्लाई करके किसी वेरिएबल के स्टेटस का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी की हाइट जाननी है तो हम इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जिसे स्टेडियोमीटर कहा जाता है। तो यह स्टेडियोमीटर एक टेस्ट है जो किसी की हाइट का स्टेटस बताता है। सिमिलरली, अगर हमें किसी की इंटेलिजेंस का स्टेटस जानना है तो हम इसके लिए एक क्वेश्चनर को यूज करते हैं जिसे IQ टेस्ट कहा जाता है। इसे साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, जो कि इंटेलिजेंस के स्टेटस को जानने का एक टेस्ट है। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेटस जानने के लिए किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय कोई टेक्निक या मेथड लगाया जाता है और उस वेरिएबल ऑन स्टेटस रिवील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी की हार्ट रेट जानती है, इसके लिए हमें किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी फिंगर्स को रेडियल या कैरोटिड आर्टरी पर रखने की टेक्निक और प्रोसीजर पता होना चाहिए। हम हार्ट रेट को इजीली काउंट कर लेंगे। तो यहाँ यह टेक्निक या प्रोसीजर भी एक तरह का टेस्ट है, जो कि किसी की हार्ट रेट का स्टेटस बताता है। तो एक बार फिर किसी वेरिएबल के स्टेटस को पता करने के लिए यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनर, टेक्निक या प्रोसीजर को टेस्ट कहते हैं। एक गुड टेस्ट वही माना जाता है जो उसी क्वालिटी को सही तरीके से मेजर करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। इसके साथ साथ टेस्ट सिंपल, एक्यूरेट और इजी टू यूज होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वेइंग मशीन बॉडी वेट मेजर करने के लिए, एनुअल एग्जाम सब्जेक्ट नॉलेज मेजर करने के लिए आदि सभी टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिना टेस्ट के कोई भी मेजरमेंट प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। इसे हिंदी में माप या मापन भी कहते हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल के स्टेटस को जानने के लिए किसी टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आता है। इसी वैल्यू को मेजरमेंट कहा जाता है। यह वैल्यू किसी नंबर की फॉर्म में हो सकती है, या वर्ड की फॉर्म में हो सकती है, या किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट की फील्ड में यह अधिकतर नंबर्स की फॉर्म में होती है। जैसे किसी की हाइट मेजर करने पर हमारे पास वैल्यू आई 180 सेंटीमीटर। तो यह 180 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मेजरमेंट हमेशा पोस्ट टेस्ट वैल्यू होती है और यह इवैल्यूएशन के लिए एक प्रीरिक्विजिट यानी जरूरी आधार होती है। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में मेजरमेंट हमें खिलाड़ियों की करंट स्टेटस जानने में मदद करता है, जैसे एथलीट का वेट, हाइट, बॉडी कॉम्पोजिशन आदि। इसके अलावा मेजरमेंट से हम एथलीट की परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट को समय के साथ ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शॉट पुट या जैवलिन थ्रो की दूरी, या 100 मीटर स्प्रिंट पूरा करने में लगा हुआ समय। अब इवैल्यूएशन को समझते हैं। इसे हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मेजरमेंट से मिली वैल्यू या स्कोर का एनालिसिस करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या जजमेंट देना। इवैल्यूएशन यह बताता है कि मेजरमेंट के बाद हमारे पास जो स्कोर आया है वह अच्छा है, बुरा है या नॉर्मल है। इवैल्यूएशन किसी नॉर्म्स या क्राइटेरिया के आधार पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक व्यक्ति पर BMI का टेस्ट लगाया जिसमें 21.5 का स्कोर यानी मेजरमेंट मिली। लेकिन यह 21.5 का स्कोर अपने आप में हमें कुछ नहीं बताता जब तक कि हम इसको BMI की नॉर्म टेबल में न देखें। BMI की नॉर्म टेबल में देखने पर हमें पता चलता है कि 21.5 का स्कोर 18.5 से 24.9 की रेंज में आता है, जिसका मतलब है नॉर्मल वेट कैटेगरी। यह डिसाइड करना कि वह पर्सन किस वेट कैटेगरी में आता है इवैल्यूएशन कहलाता है। मेजरमेंट से मिले स्कोर को वर्थ इवैल्यूएशन ही देता है। सिंपल भाषा में समझे तो टेस्ट का मतलब है
क्या जांचना है? मेजरमेंट का मतलब है कितना है और इवैल्यूएशन का मतलब है कितना अच्छा है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में सही टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से ही हम एथलीट की ट्रू परफॉर्मेंस समझ सकते हैं और उसे बेहतर बनाने की सही दिशा तय कर सकते हैं। इस यूनिट की हमारी दूसरी सब यूनिट है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का महत्व। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इतने इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। एक क्लासिफिकेशन ऑफ द एथलीट। किसी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर या कोच का पहला काम होता है एथलीट की एबिलिटीज को टेस्ट करना। टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करंट फिटनेस लेवल के आधार पर अलग अलग खेलों में भाग लेने वाले स्पोर्ट्स पर्संस को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। यह क्लासिफिकेशन कई आधारों पर हो सकती है, जैसे एज, जेंडर, बॉडी साइज, वेट और हाइट, स्किल, इंटरेस्ट और जनरल फिजिकल फिटनेस एटसेट्रा। 2 प्लेयर सिलेक्शन। अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कैटेगरीज के लिए खिलाड़ियों का चयन टेस्ट की मदद से किया जाता है। यह सिलेक्शन किसी अंदाजे से नहीं, बल्कि साइंटिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर होता है। 3 टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट्स। ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स का प्रोग्रेस सिर्फ साइंटिफिक मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स से ही जाना जा सकता है। जब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग से पहले और बाद में टेस्ट किया जाता है, तब टीचर या ट्रेनर को इम्प्रूवमेंट साफ दिखाई देता है। 4 इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से स्टूडेंट्स की वीकनेसेस और नीड्स का पता चलता है। इससे हर स्टूडेंट या एथलीट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है। 5 स्पोर्ट्समैन्स मोटिवेशन। टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की मदद से एथलीट की प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक किया जाता है। जब एथलीट अपनी प्रोग्रेस को देखता है तो उसे और बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता है। 6 टू अचीव पर्टिकुलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की हेल्प से स्टूडेंट्स को प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव समझने में मदद मिलती है और यह भी क्लियर होता है कि तय किए गए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं। 7 टू स्टडी प्लेयर डेवलपमेंट। प्लेयर का न्यूरोमस्कुलर, इंटरप्रेटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट तभी सही तरीके से स्टडी किया जा सकता है जब मेजरमेंट और इवैल्यूएशन मेथड्स का उपयोग किया जाए। 8 टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से नए स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स बनाए जाते हैं। यह अलग अलग ग्रुप्स के लिए एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया तय करने में मदद करता है, जैसे एज, जेंडर या ग्रेड लेवल के अनुसार ट्रेनिंग या सिलेक्शन। 9 टू प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस पोटेंशियल। कोचिंग में टैलेंट सिलेक्शन और फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने में टेस्टिंग प्रोसीजर्स बहुत यूजफुल होते हैं। इससे कोच न सिर्फ करंट परफॉर्मेंस बल्कि एथलीट या टीम की फ्यूचर अचीवमेंट्स का भी अनुमान लगा सकते हैं। 10 टू कंपेयर एंड इवैल्यूएट ट्रेनिंग मेथड्स। टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से टीचर या कोच अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग ट्रेनिंग मेथड्स चूज कर सकते हैं। किस ग्रुप के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, यह असेसमेंट के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। 11 टू कंडक्ट रिसर्च वर्क। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन रिसर्च वर्क में बहुत मददगार होते हैं। ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं जिससे हम वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने डेटा को दूसरे सोर्सेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस यूनिट की हमारी तीसरी सब यूनिट है कैलकुलेशन ऑफ BMI, वेस्ट हिप रेशियो, स्किन फोल्ड मेजरमेंट, 3 साइड, यानी BMI, कमरकूल्हे का अनुपात, त्वचा की तह का मापन, 3 स्थानों पर की गणना। यानी इस वीडियो में हम समझेंगे कि BMI क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेस्ट हिप रेशियो क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो BMI से शुरू करते हैं। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे किसी व्यक्ति के वेट और हाइट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। BMI का उपयोग आमतौर पर यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति का बॉडी वेट उसकी हाइट के अनुसार हेल्दी है या नहीं। BMI की कैलकुलेशन हमें बॉडी कॉम्पोजिशन का एक जनरल आइडिया देती है और यह समझने में मदद करती है कि वेट से जुड़े कोई पोटेंशियल हेल्थ रिस्क तो नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि BMI सिर्फ बॉडी वेट का एक जनरल इंडिकेशन देता है। यह सीधे तौर पर बॉडी फैट परसेंटेज को मेजर नहीं करता और न ही मसल मास या बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। इसी वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों की मसल मास ज्यादा होती है, जैसे एथलीट्स, उनका BMI ज्यादा आए, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन पूरी तरह हेल्दी होती है। हालांकि किसी व्यक्ति की हेल्थ का सही और कंप्लीट असेसमेंट करने के लिए सिर्फ BMI पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वेस्ट सर्कमफ्रेंस,
बॉडी फैट परसेंटेज और व्यक्ति के ओवरऑल लाइफस्टाइल तथा दूसरे हेल्थ मार्कर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो BMI यह बताता है कि हमारा शरीर हेल्दी वेट रेंज में है या नहीं। BMI निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है। BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड। इसकी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट 60 किलोग्राम और हाइट 1.65 मीटर है, तो BMI कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले उसकी हाइट का स्क्वायर करना है, जो कि 2.72 आता है। फिर इन वैल्यूज को BMI फॉर्मूला में डालकर कैलकुलेशन कर देनी है। इसकी कैलकुलेशन करने पर हमारे पास BMI वैल्यू आई 22 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर्ड। अब हमें BMI की नॉर्म टेबल देखनी है, जो कि इस तरह है। 18.5 से कम BMI वालों को अंडरवेट कहा जाता है। 18.5 से 24.9 की BMI रेंज में आने वाले नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हैं। अगर BMI 25 से 29.9 की रेंज में आते हैं तो उनकी कैटेगरी ओवरवेट होती है, और यदि BMI 30 या उससे ऊपर निकल जाए तो वे लोग ओबीस माने जाते हैं। हमारी एग्जाम्पल कैलकुलेशन में व्यक्ति का BMI 22 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर्ड आया था। क्योंकि इसका BMI 18.5 से 24.9 की रेंज में है, इसलिए इसका वेट नॉर्मल कैटेगरी में आता है। अगर BMI के इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि BMI से हेल्थ स्टेटस का बेसिक आइडिया मिलता है, ओवरवेट और ओबेसिटी की पहचान में मदद करता है, फिटनेस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्लान्स बनाने में यूजफुल है, और स्कूल और स्पोर्ट्स लेवल पर इवैल्यूएशन टूल की तरह यूज होता है। तो याद रखिए, BMI हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा वेट हमारी हाइट के अनुसार सही है या नहीं। इसलिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में BMI को एक सिंपल, क्विक और यूजफुल टूल माना जाता है। अब बात करते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो की। इसे शॉर्ट में WHR कहते हैं। WHR यह देखता है कि हमारे शरीर में फैट किस प्रोपोर्शन में वेस्ट और हिप के आसपास जमा है। WHR फैट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का एक सिंपल लेकिन बहुत यूजफुल मेजर है। WHR यह भी बताता है कि शरीर का शेप कैसा है। अगर शरीर एप्पल शेप का है, यानी ज्यादा वेट स्टमक के आसपास जमा है, तो यह हेल्थ के लिए ज्यादा रिस्की माना जाता है। वहीं अगर शरीर पेयर शेप का है, यानी एक्स्ट्रा वेट हिप्स या थाइस के आसपास है, तो यह कंपैरेटिवली कम रिस्की होता है। असल में बॉडी शेप और हेल्थ रिस्क आपस में जुड़े होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वेट ज्यादातर वेस्ट के आसपास है, तो उसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज और डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, कंपेयर टू उन लोगों के जिनका वेट ज्यादातर हिप्स के आसपास ज्यादा होता है। इसलिए WHR सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी हेल्थ के बारे में एक इम्पोर्टेंट सिग्नल देता है। वेस्ट हिप रेशियो की कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले दो मेजरमेंट्स ली जाती हैं, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस और हिप सर्कम्फ्रेंस। वेस्ट सर्कम्फ्रेंस की मेजरमेंट के लिए मेजरिंग टेप को नाभि के पास रखकर पूरी कमर का घेरा लिया जाता है, और हिप सर्कम्फ्रेंस की मेजरमेंट के लिए मेजरिंग टेप को कूल्हों के सबसे चौड़े हिस्से पर रखकर पूरी हिप का घेरा लिया जाता है। इन वैल्यूज के मिल जाने के बाद इन्हें WHR फॉर्मूला में रखा जाता है। WHR का फॉर्मूला बहुत इजी है। WHR इज इक्वल टू वेस्ट सर्कम्फ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कम्फ्रेंस। इसकी एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वेस्ट 88 सेंटीमीटर है और हिप 100 सेंटीमीटर है, तो WHR कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली वेस्ट मेजरमेंट को हिप मेजरमेंट से डिवाइड कर देना है। तो इस व्यक्ति का वेस्ट हिप रेशियो 0.88 आता है। अब हमें इस वैल्यू को WHR की नॉर्म्स टेबल में देखना है। WHR नॉर्म्स टेबल देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नॉर्म्स है। जहाँ मेल्स के लिए 0.88 का WHR गुड कैटेगरी की रेंज में आता है, वहीं फीमेल्स के लिए सेम WHR एट रिस्क की कैटेगरी में आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेल और फीमेल के शरीर की बनावट अलग अलग तरह की है। जहां मेल की बॉडी ऊपर से ब्रॉड और हिप एरिया पर नैरो हो जाती है, वहीं फीमेल की बॉडी शोल्डर्स से नैरो और हिप एरिया से ब्रॉड हो जाती है। इसीलिए मेल्स और फीमेल्स के WHR नॉर्म्स अलग अलग है। हाई WHR का मतलब है कि एब्डोमिनल रीजन में फैट ज्यादा जमा हो रहा है, जो हेल्थ के लिए रिस्की माना जाता है। अगर WHR के इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह हार्ट डिजीज और डायबिटीज रिस्क पहचानने में मदद करता है, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में यूजफुल है, फिटनेस प्रोग्राम्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए गाइड करता है, और BMI के साथ मिलकर ज्यादा एक्यूरेट हेल्थ स्टेटस रिवील करता है।
अब लास्ट में हम बात करते हैं स्किन फोल्ड मेजरमेंट की। BMI से हमें बॉडी वेट का स्टेटस पता चल जाता है। WHR से बॉडी शेप का स्टेटस पता चल जाता है। लेकिन अगर हमें यह जानना हो कि बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, तो इसके लिए हमें स्किन फोल्ड मेजरमेंट करनी होती है। स्किन फोल्ड मेजरमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज बॉडी फैट परसेंटेज एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। इसमें शरीर के कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर मौजूद सबक्यूटेनियस फैट यानी स्किन के नीचे जमा फैट की थिकनेस को मापा जाता है। इस मेथड में स्पेशलाइज्ड कैलिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैलिपर्स की मदद से स्किन और उसके नीचे मौजूद फैट को हल्के से पिंच किया जाता है और फिर उस स्किन फोल्ड की मोटाई को मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है। आमतौर पर ये मेजरमेंट्स शरीर के राइट साइड से ली जाती हैं। स्किन फोल्ड मेजरमेंट एक कन्वीनियंट और रिलेटिवली सस्ता तरीका है जिससे समय के साथ बॉडी कॉम्पोजिशन में होने वाले चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए यह रिकमेंडेड होता है कि मेजरमेंट्स किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल द्वारा ली जाए जिसे इस टेक्निक की सही नॉलेज हो। स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स के लिए अलग अलग मेथड्स मौजूद हैं, जैसे जैक्सन पोलॉक इक्वेशन और दुर्नीन-वॉमर्सली इक्वेशन एटसेट्रा। जैक्सन एंड पोलॉक स्किन फोल्ड टेस्ट बॉडी फैट परसेंटेज एस्टिमेट करने का एक बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथड है। इस टेस्ट में शरीर के 3 स्पेसिफिक साइट से सबक्यूटेनियस फैट की थिकनेस को स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मदद से मेजर किया जाता है। जैक्सन एंड पोलॉक स्किन फोल्ड टेस्ट के अनुसार 3 साइट स्किन फोल्ड मेजरमेंट पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। मेन में स्किन फोल्ड मेजरमेंट इन 3 साइट से ली जाती है, चेस्ट, एब्डोमेन एंड थाई। विमेन में स्किन फोल्ड मेजरमेंट इन 3 साइट से ली जाती है, सुप्रेलियक, ट्राइसेप्स एंड थाई। इन तीनों साइट्स पर स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करने के बाद उनकी वैल्यूज को जोड़कर सम ऑफ स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स निकाला जाता है और उन्हें जैक्सन एंड पोलॉक 3 साइट स्किन फोल्ड इक्वेशन में डालकर पहले बॉडी डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जैक्सन एंड पोलॉक 3 साइट स्किन फोल्ड टेस्ट में मेन और विमेन के लिए डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं। इन इक्वेशन से हम पहले बॉडी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसे बॉडी फैट परसेंट फॉर्मूला में डालकर फैट परसेंट निकालते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि मेल्स और फीमेल्स के बॉडी डेंसिटी इक्वेशंस तो अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए बॉडी फैट परसेंट फॉर्मूला एक ही है। अब स्किन फोल्ड मेजरमेंट की कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक 40 इयर्स ओल्ड मेल की चेस्ट, एब्डोमेन और थाई की स्किन फोल्ड मेजरमेंट 12 mm, 14 mm और 16 mm आई। तो हम सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर देंगे और साथ ही टोटल का स्क्वायर भी निकाल लेंगे। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज और एज, जो कि 40 इयर्स है, को मेल के लिए बनी इक्वेशन में डालकर उसकी बॉडी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ यह बॉडी डेंसिटी की वैल्यू 1.0671885 निकल कर आती है। इस वैल्यू को हम बॉडी फैट परसेंटेज फॉर्मूला में रख कर कैलकुलेट करेंगे और हम इस व्यक्ति का फैट परसेंटेज पता चल जाएगा, जो कि यहाँ 13.8% है। इस तरह से हम बॉडी फैट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। एक मेल की बॉडी में फैट की मात्रा अराउंड 17% होनी चाहिए। 12 से 22% के बीच फैट की मात्रा नॉर्मल मानी जाती है, जबकि फीमेल बॉडी में ये फैट की मात्रा 22% होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए फैट परसेंट की नॉर्मल रेंज 17 से 27% है। अगर स्किन फोल्ड मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह बॉडी फैट असेसमेंट के लिए सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड है। लोगों का बॉडी कॉम्पोजिशन और हेल्थ स्टेटस जानने में हेल्प करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने में हेल्प करता है और वेट लॉस और फैट रिडक्शन प्रोग्रेस ट्रैक करने में बहुत इफेक्टिव है। इस यूनिट की हमारी 4th सब यूनिट है सोमाटोटाइप्स, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। यानी सोमैटोटाइप, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोमाटोटाइप्स, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। सोमैटोटाइप्स एक ह्यूमन बॉडी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे विलियम एच शेल्डन ने एक 1940s में डेवलप किया था। इसका उद्देश्य लोगों को उनके बॉडी टाइप्स के आधार पर क्लासिफाई करना था। शेल्डन की सोमाटोटाइप थ्योरी के अनुसार ह्यूमन बॉडी के 3 प्राइमरी टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सोमैटोटाइप्स को समझना यूजफुल माना जाता है। अब आगे हम हर सोमैटोटाइप का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझेंगे। एक एंडोमॉर्फी यानी एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप वाले लोगों का शरीर आमतौर पर राउंड और सॉफ्ट होता है। इस बॉडी टाइप में बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा पाई जाती है और बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रॉड होता है। एंडोमॉर्फ्स की एक खास बात यह होती है कि इन्हें वेट गेन बहुत आसानी से हो जाता है, चाहे वह फैट हो या मसल।
लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए एक्स्ट्रा फैट लूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका एक मेन रीजन होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। सिंपल शब्दों में कहें तो एंडोमॉर्फ बॉडी वालों का शरीर एनर्जी को जल्दी स्टोर कर लेता है, लेकिन उसे बर्न करने में समय लेता है। आइए अब एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट और राउंड होती है। फैट और मसल दोनों जल्दी और आसानी से गेन हो जाते हैं। जनरली इनकी हाइट थोड़ी कम होती है। ओवरऑल इनकी फिजिक राउंड दिखाई देती है। इनके लिए फैट लूज करना हार्ड होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इनकी मसल्स की शेप बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। 2. मेसोमॉर्फी यानी मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप। मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप को आमतौर पर एथलेटिक और मस्कुलर बॉडी टाइप माना जाता है। इस बॉडी टाइप वाले लोगों का शरीर नेचुरली स्ट्रॉन्ग, फिट और वेल शेप्ड होता है। मेसोमॉर्फ्स की फिजिक ज्यादातर वेल डिफाइंड होती है, जिसमें ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट और लो बॉडी फैट देखने को मिलता है। इसी वजह से यह बॉडी टाइप स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में बहुत आइडियल मानी जाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो मेसोमॉर्फ बॉडी वालों को मसल बिल्ड करना आसान होता है और उनकी स्ट्रेंथ नेचुरली अच्छी होती है। मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। बॉडी दिखने में एथलेटिक होती है। शरीर जनरली हार्ड और फर्म होता है। मसल्स वेल डिफाइंड और क्लियर दिखाई देती हैं। बॉडी का शेप अक्सर रेक्टेंगुलर होता है। नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। मसल गेन बहुत आसानी से होता है। एक्टोमॉर्फ की तुलना में ज्यादा फैट गेन होता है। 3. एक्टोमॉर्फी यानी एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप वाले लोग आमतौर पर थिन, लीन और सिलेंड्रिकल शरीर वाले होते हैं। इस बॉडी टाइप की सबसे बड़ी पहचान होती है स्लेंडर अपीयरेंस और कम बॉडी फैट। एक्टोमॉर्फ्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, यानी उनका शरीर कैलोरीज को बहुत जल्दी बर्न कर देता है। इसी वजह से इनके लिए वेट गेन या मसल मास बिल्ड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो एक्टोमॉर्फ बॉडी वाले लोग खाते तो हैं, लेकिन उनका शरीर एनर्जी को स्टोर करने की बजाय जल्दी उसे कर लेता है। अब एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। इनकी स्मॉल और डेलिकेट फ्रेम और पतली बोन स्ट्रक्चर होती है। जनरली स्किनी बॉडी होती है। स्मॉल और नैरो शोल्डर्स होते हैं। फ्लैट चेस्ट होती है। थिन और लीन मसल मास होता है। वेट गेन करना मुश्किल होता है और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। इस यूनिट की हमारी लास्ट सब यूनिट है मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, यानी स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का मापन। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि फिटनेस कंपोनेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट और स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। हम यहाँ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में बात करेंगे, जो कि यह बताती है कि हमारा शरीर डेली लाइफ और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए कितना फिट है। इसे मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट्स यूज किए जाते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्टिवली जान सकें कि हमारी फिटनेस किस लेवल पर है। यह स्किल रिलेटेड फिटनेस से अलग होती है, क्योंकि स्किल रिलेटेड फिटनेस का संबंध खास फिजिकल स्किल्स और स्पोर्ट्स या एथलेटिक परफॉर्मेंस से होता है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और यही 5 कंपोनेंट्स मिलकर हमारी ओवरऑल फिटनेस लेवल और हेल्थ स्टेटस को डिफाइन करते हैं। हर कंपोनेंट को मेजर करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फिटनेस कंपोनेंट है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जिसे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी कहा जाता है, शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर लंबे समय तक चलने वाली फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक बिना ज्यादा थके लार्ज मसल एक्टिविटी कर पाता है, तो उसकी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छी मानी जाएगी। यह फिटनेस कंपोनेंट एक्टिविटीज जैसे जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और अलग अलग एरोबिक एक्सरसाइजेस से इम्प्रूव होती है। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए कई टेस्ट्स बने हुए हैं। इनमें कुछ कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट्स हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कूपर 12 मिनट्स रन वॉक टेस्ट, 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट, टोटल पल्स रेशियो टेस्ट एटसेट्रा। इन टेस्ट्स में यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी देर तक फिजिकल एक्टिविटी को सस्टेन कर सकता है और एक्सरसाइज के दौरान उसकी हार्ट रेट कैसी रहती है। इन मेजरमेंट्स की मदद से व्यक्ति की कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और ओवरऑल एंड्योरेंस लेवल का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सभी टेस्ट्स में सबसे सिंपल और कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट है 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट। SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में भी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट यूज किया जाता है। इस टेस्ट के थ्रू कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के प्रोसीजर को डिटेल में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव।
इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करना। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इस टेस्ट के लिए निम्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है: स्टॉप वॉच, विसल, मार्कर कोन, लाइम पाउडर और मेजरिंग टेप। इसके अलावा 200 मीटर्स या 400 मीटर्स ट्रैक होना चाहिए जिसकी विड्थ लगभग 1.22 मीटर्स हो। ट्रैक फ्लैट और इवन प्लेग्राउंड पर होना चाहिए और उसमें स्टार्टिंग लाइन तथा फिनिश लाइन की क्लियर मार्किंग होनी चाहिए। प्रोसीजर। पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वे 600 मीटर्स डिस्टेंस को फास्टेस्ट पॉसिबल पेस में कंप्लीट करें। रेडी, स्टार्ट सिग्नल मिलने पर पार्टिसिपेंट्स दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे ही पार्टिसिपेंट फिनिश लाइन क्रॉस करता है, इलैप्स टाइम नोट कर लिया जाता है। इस टेस्ट में वॉकिंग की अनुमति होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर किया जाए। स्कोरिंग पार्टिसिपेंट द्वारा 600 मीटर्स डिस्टेंस कंप्लीट करने में लगे समय के आधार पर की जाती है। टाइम को मिनट्स, सेकंड्स और मिली सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इस स्कोर को 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट की नॉर्म टेबल में देखकर उसकी फिटनेस लेवल का पता लगाया जाता है। इस तरह 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को असेस करने का। अब बात करते हैं 1 और 1.5 माइल रन वॉक टेस्ट की। यह टेस्ट 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पार्टिसिपेंट को 600 मीटर्स की जगह 1 माइल या 1.5 माइल डिस्टेंस रन या वॉक करनी होती है। इसके अलावा इस टेस्ट के नॉर्म्स भी अलग होते हैं। इस टेस्ट में भी स्टॉपवॉच की मदद से टाइम लिया जाता है और वही लिया गया समय स्कोर के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। 9 मिनट या 12 मिनट रन वॉक टेस्ट में सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वह 9 मिनट्स या 12 मिनट्स में जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है उतनी करे। यह टेस्ट एंड्योरेंस को डिस्टेंस के आधार पर मेजर करता है, न कि टाइम के आधार पर। स्कोरिंग अलॉटेड टाइम में जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की जाती है वही स्कोर माना जाता है। टोटल पल्स रेशियो टेस्ट एक मेथड है जिसका यूज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को असेस करने के लिए किया जाता है, खासकर एथलीट्स में। इस टेस्ट को डॉक्टर हेनरी टटल ने 1931 में डेवलप किया था। यह टेस्ट इस अजम्पशन पर बेस्ड होता है कि जिस व्यक्ति की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बेहतर होती है उसकी रेस्टिंग पल्स रेट में एक्सरसाइज के बाद कम इंक्रीज होता है। इस टेस्ट के लिए एक 13 इंच हाई स्टूल, एक मेट्रोनोम या टेप रिकॉर्डर और एक स्टॉपवॉच की जरूरत पड़ती है। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की रेस्टिंग पल्स रेट को सिटिंग पोजीशन में 1 मिनट तक काउंट किया जाता है। रेस्टिंग पल्स काउंट के बाद सब्जेक्ट को 13 इंच हाई स्टूल पर स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए कहा जाता है। स्टेपिंग की स्पीड 30 कंप्लीट स्टेप्स पर मिनट होती है। इसमें हेल्प के लिए या तो काउंटिंग की टेप रिकॉर्डिंग चलाई जाती है या फिर मेट्रोनोम का यूज किया जाता है जिसे 120 बीट्स पर मिनट पर सेट किया जाता है। 1 मिनट में 30 स्टेप अप्स कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट को तुरंत बैठा दिया जाता है। इसके बाद पल्स रेट को तुरंत और लगातार 2 मिनट्स तक काउंट किया जाता है। पल्स रेशियो निकालने के लिए एक्सरसाइज के बाद के 2 मिनट्स पल्स काउंट को 1 मिनट रेस्टिंग पल्स काउंट से डिवाइड किया जाता है। यही वैल्यू टोटल पल्स रेशियो स्कोर कहलाती है। यह स्कोर कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी का डायरेक्ट इंडिकेटर होता है, लेकिन इनवर्स ऑर्डर में, यानी रेशियो जितना ज्यादा होगा कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी उतनी कम मानी जाएगी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी काफी हद तक टोटल पल्स रेशियो टेस्ट की तरह ही किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग होती है। हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। इस तरह ये सभी टेस्ट कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके हैं, खासकर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा दूसरा कंपोनेंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर मसल्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें कोई मसल या मसल्स का ग्रुप मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकता है। यह हमारी डेली एक्टिविटीज करने, सही पोस्चर बनाए रखने और ओवरऑल फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जैसे वेट्स के साथ एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स आदि। मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करते समय हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ अलग अलग तरह से मेजर होती है। जैसे आर्म मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ, या लेग मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ, या चेस्ट मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ एटसेट्रा, सबके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। हम इन अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ की 2 तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं।
पहला तरीका है हर बॉडी पार्ट की मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना। जैसे हैंड स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए हैंड डायनामोमीटर, बैक और लेग मसल्स के लिए बैक डायनामोमीटर। मस्कुलर स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए दूसरा सबसे कॉमन मेथड है 1 रेपिटेशन मैक्सिमम टेस्ट। इसे 1 RM टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में व्यक्ति किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स में मैक्सिमम वेट लिफ्ट करता है। वह जितना वेट उठाता है और जितने रेपिटेशंस करता है उनको 1 RM फॉर्मूला में डालकर सॉल्व करने पर हमें व्यक्ति की मस्कुलर स्ट्रेंथ पता चल जाती है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने 1 RM कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज डेवलप की हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले दिए गए हैं। हम अपने फॉर्मूला से एक 1 RM कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए आपने बेंच प्रेस में 200 पाउंड वेट से 8 रेपिटेशंस किए। इन वैल्यूज को 1 RM फॉर्मूला में डालकर कैलकुलेट करने पर हमें 253.28 पाउंड वैल्यू मिलती है। इसका मतलब यह है कि आपकी चेस्ट मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ 253.28 पाउंड है। इस तरह 1 RM टेस्ट और फॉर्मूलाज मस्कुलर स्ट्रेंथ को सेफली और साइंटिफिकली असेस करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका माने जाते हैं, खासकर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा तीसरा कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है मसल्स की वह क्षमता जिससे वे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लंबे समय तक बिना जल्दी थके बार बार कॉन्ट्रैक्शंस कर सकें। हाई रेपिटेशन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज जैसे सर्किट ट्रेनिंग से मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होती है। सिंपल शब्दों में जितनी देर तक मसल्स रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है वही मस्कुलर एंड्योरेंस है। मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए ऐसे टेस्ट यूज किए जाते हैं जिनमें यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कितनी रेपिटेशंस तक कर सकता है या मसल फटीग आने के बाद और कितनी देर तक परफॉर्म कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल पुशअप टेस्ट और सिटअप टेस्ट। मस्कुलर स्ट्रेंथ की तरह अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग टेस्ट को यूज किया जाता है। जैसे आर्म्स और चेस्ट मसल्स की एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए पुशअप टेस्ट, एब्डोमिनल मसल्स की एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए सिटअप टेस्ट एटसेट्रा। अब हम एक एग्जाम्पल अपर बॉडी मसल एंड्योरेंस को मेजर करने के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। अपर बॉडी मसल एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए हमें पुशअप टेस्ट अप्लाई करना होता है। बॉयज के लिए यह फुल पुशअप्स होते हैं और गर्ल्स के लिए हाफ या मॉडिफाइड पुशअप्स। SI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट बैटरी में भी इस टेस्ट को इंक्लूड किया गया है। सिंपल वर्ड्स में ये टेस्ट यह जानने का तरीका है कि आपकी चेस्ट, शोल्डर और आर्म मसल्स कितनी देर तक बिना थके लगातार काम कर सकती हैं। इस टेस्ट के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वे है एक फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस या जिम मैट और बस एक रिकॉर्डर जो काउंट कर सके। अब देखते हैं इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। फॉर बॉयज स्टैंडर्ड पुशअप्स। पार्टिसिपेंट अपने हैंड्स और टोज को जमीन पर रखकर पोजीशन लेता है। बॉडी और लेग्स को एक सीधी लाइन में रखें, नो सैगिंग, नो आर्चिंग। फीट्स के बीच थोड़ा सा गैप रखना है ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। आर्म्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, यानी शोल्डर्स के बराबर डिस्टेंस पर। अब बॉडी को नीचे की ओर लेकर जाए जब तक कि आर्म्स 90 डिग्री एंगल पर ना जाए या चेस्ट किसी मार्कर को लाइटली टच न करे। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करते हुए वापस ऊपर आए। यही मूवमेंट बार बार रिपीट करें और कोशिश करें कि आप पूरे रिदम और कंसिस्टेंसी के साथ पुशअप्स करते रहें जब तक आप और नहीं कर सकते। फॉर गर्ल्स मॉडिफाइड पुशअप्स। गर्ल्स के लिए टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है। वही पुशअप पोजीशन ले, लेकिन इस बार नीज जमीन पर टिके रहेंगे। बॉडी को शोल्डर्स से लेकर नीज तक स्ट्रेट रखें। अब आर्म्स बेंड करके बॉडी को नीचे लाएं जब तक एल्बोज में 90 डिग्रीज या उससे कम एंगल न बने। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन में जाएं। जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार सही तरीके से रिपीट करें। स्कोरिंग सिंपल है। पार्टिसिपेंट द्वारा किए गए सही और कंप्लीट पुशअप्स की संख्या ही उसका फाइनल स्कोर होगी। जितनी ज्यादा करेक्ट पुशअप्स उतनी बेटर मस्कुलर एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ होगी। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने पुशअप टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा 4th कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके लिए भी SI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट बैटरी में एक टेस्ट को इंक्लूड किया गया है जिसे सिट एंड रीच टेस्ट कहते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। यह हमारी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है। अब बात करते हैं टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की। आपको चाहिए एक सिट एंड रीच बॉक्स जिसका साइज हो
12 इंचेस इंटू 12 इंचेस की साइड्स, 12 इंचेस इंटू 10 इंचेस का फ्रंट और बैक और 12 इंचेस इंटू 21 इंचेस का टॉप। टॉप पैनल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की मार्किंग्स होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि सेट एंड रीच टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले फ्लोर पर एक क्लीन कुशन सरफेस पर बैठ जाइए। दोनों लेग स्ट्रेट सामने की ओर रखिए। एक और टिप, सेट एंड रीच बॉक्स को वॉल के अगेंस्ट रखना मत भूलिए ताकि टेस्ट के दौरान बॉक्स स्लाइड न करे। अब दोनों पैरों को सेट एंड रीच बॉक्स के सटा कर रखिए। ध्यान रहे कि दोनों नी स्ट्रेट और फ्लैट हो। अगर जरूरत हो तो टेस्टर नीज को लाइटली प्रेस करके हेल्प कर सकता है। अब दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखिए, पाल्म्स नीचे की ओर होने चाहिए। अब बिना किसी जर्की मूवमेंट के धीरे धीरे आगे बढ़िए। ध्यान रहे कि दोनों हाथ सेम लेवल पर हों। एक हाथ दूसरे से आगे न निकले। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अपनी बेस्ट रीच पोजीशन पर रुकिए और उस पोजीशन को 1 से 2 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। यही डिस्टेंस सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड की जाती है। अगर टेस्ट के दौरान हाथ अनइवनली रीच करें या नीज बेंड हो जाएं, तो टेस्ट दोबारा रिपीट करना होता है। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने सेट एंड रीच टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा 5th और लास्ट कंपोनेंट है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है हमारे शरीर में मौजूद फैट, मसल और दूसरे टिश्यूज का प्रोपोर्शन। इस पर्सपेक्टिव से हमारा शरीर का कॉम्पोजिशन मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लीन बॉडी मास और फैट मास। हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन बनाए रखना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। बॉडी कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए कई मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस और डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री स्कैन्स एटसेट्रा। बॉडी कॉम्पोजिशन असेस करने के लिए सबसे सिंपल इकोनॉमिकल तरीका है इन 3 टेस्ट्स को करना: बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट हिप रेशियो और स्किन फोल्ड टेस्ट। इन सभी टेस्ट्स की कैलकुलेशन मेथड्स पर एक पूरा वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को डिटेल में समझा और जाना कि हमारी ओवरऑल फिटनेस को असेस करने के लिए ये 5 मेन कंपोनेंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने यह भी समझा कि इन सभी कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए अलग अलग साइंटिफिक टेस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट, एक RM टेस्ट, पुशअप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, BMI, WHR और स्किन फोल्ड टेस्ट आदि। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।